अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है। हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से डिफरेंट गैस लॉज को जो है वो डिराइव कर चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम काइनेटिक जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो हमने स्टडी की है, उसके अंदर जो है आज हम टेम्परेचर की इंटरप्रिटेशन करेंगे। हम देखेंगे कि उसके अंदर जो है टेम्परेचर किस तरह से जो है वो काम करता है और काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन के अंदर हम टेम्परेचर को किस तरह से पुट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चलूं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव रैंडमली। ये रैंडमली मूव करते हैं, मतलब ये जिस भी वेसल के अंदर या जिस भी कंटेनर के अंदर मौजूद होंगे उसके अंदर ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है तो ये मॉलिक्यूल इस साइड पे मूव कर सकता है, इस साइड पे मूव कर सकता है, इस साइड पे मूव कर सकता है, इस साइड पे डाउनवर्ड लेफ्ट साइड पे या लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा जो कर्व करके जाइए किसी भी साइड पे मूव कर सकता है। इस मूवमेंट को जो है रैंडम मोशन का नाम देते हैं। उसके बाद दे कोलाइड देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो तो एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और उसके साथ साथ में जो वॉल्स होते हैं कंटेनर्स की या जिस भी वेसल के अंदर वो मौजूद होते हैं, वो उसकी वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते रहते हैं। और इन कोलिजन्स की वजह से इनकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल अगर इसको स्ट्राइक करेगा तो इसकी डायरेक्शन या तो इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी। किसी भी तरीके से है इस मॉलिक्यूल की जो डायरेक्शन होगी वो दूसरे मॉलिक्यूल्स की इसके साथ कोलाइड करने की वजह से जो वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद द कोलिजन्स आर इलास्टिक। जितनी भी कोलिजन्स मौजूद होती हैं गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर वो सारी की सारी इलास्टिक मूवमेंट्स होती हैं। उसके बाद अगर हम प्रेशर की बात करें कि जो भी वेसल की जो वॉल्स होती हैं या जो कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर एक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। अब वो प्रेशर कहाँ से आता है? जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं उनके कोलाइड करने की वजह से कोलिजन्स होती हैं, और इन कोलिजन्स की वजह से जो कंटेनर की वॉल्स होती हैं या जो वेसल की वॉल्स होती हैं उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। उस फोर्स को जो है हम प्रेशर का नाम देते हैं। अब हम जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो इक्वेशन है गैसेस की उनको लिखते हैं। PV is equal to 1/3 mn c स्क्वायर बार। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ये है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे m जो है ये मास है 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल का, और n जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वेसल के अंदर। ये बातें पहले पढ़ चुके हैं। और जो c स्क्वायर है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अगर हम जो है बात करें जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल की, वो उसकी ट्रांसलेशनल जो मोशन होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देन हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं E के, ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशन मोशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, हाफ mc स्क्वायर बार। ये है ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। Remembering that EK is the average translational kinetic energy of gas molecule। ये जो EK है ये हमने भी कहा है कि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है
गैस के मॉलिक्यूल की ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, तो इसको जो है हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। और इसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों कहा जाता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो मूव करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो उसकी वजह से जो एनर्जी उनके पास होती है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो वो कहलाती है। अब हम जो है इक्वेशन नंबर 1 को जो है एक और फॉर्म के अंदर लिखते हैं, जो कि है PV इज इक्वल टू हाफ mc² बार इंटू 2/3 n। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की एक और फॉर्म आ गई, और इसको अब हम नाम देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब जो है यहाँ पे ये वाला जो कंप्लीट फैक्टर है हाफ mc², ये अभी हमने देखा है कि ये के जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल होता है। तो देन हम इस इक्वेशन को एक और फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे, जो है PV इज इक्वल टू 2/3 n इंटू काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये इक्वेशन है, ये हमें एक इम्पोर्टेंट जो है हिंट यहाँ पे देती है, जिसका मतलब क्या है टेम्परेचर के, या जो हमें यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करे। ट्रांसलेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये हमें टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। टू अंडरस्टैंड इट कंसिडर 1 मोल ऑफ अ गैस। इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है गैस का, वो Na की बजाय हमारे पास, सॉरी n के बजाय हमारे पास Na है। देन हम इस इक्वेशन नंबर 4 को जो है इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे PV इज इक्वल टू 2/3 Na इंटू E। अब जो है हम जनरल गैस इक्वेशन लिखते हैं, दिस वन इक्वेशन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू general gas equation for 1 mole of gas, जनरल गैस इक्वेशन जैसे PV इज इक्वल टू RT। m जो है हमने वो 1 मोल ले लिया, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो है PV इज इक्वल टू RT। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6। इसके बाद है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, तो ये इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों एक दूसरे के बराबर है। देन हम इन दोनों जो इक्वेशन है इनको इक्वलाइज कर लेंगे। तो 2/3 Na इंटू Ek इज इक्वल टू RT। हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है E की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, इसको फाइंड आउट करना है। तो क्या बनेगा, E के इज इक्वल टू 3R ओवर 2 Na इंटू P। ये हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन बचता है। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 7 कहते हैं, और इस इक्वेशन से जो है हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान एक रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, E के इज इक्वल टू 3R ओवर 2 Na इंटू P। ये पूरे का पूरा फैक्टर 3R ओवर 2 Na ये कांस्टेंट हो जाएगा,
तो ई के है इज इक्वल टू से हम यहाँ पे कांस्टेंट प्राइम 4 ले लेते हैं और इनटू यहाँ पे टी कर लेते हैं, तो ई के ओवर टी इज इक्वल टू हमारे पास ये कांस्टेंट प्राइम आ जाएगा। और ये हमारे पास है, यहाँ पे हमने जहाँ इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है हमें काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर मिल जाती है। तो इस इक्वेशन से जो है हमें एक नई डेफिनेशन मिल जाती है टेम्परेचर की, जिसके अकॉर्डिंग जो केल्विन टेम्परेचर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 से जो है हमें केल्विन टेम्परेचर की एक और नई डेफिनेशन मिल जाती है, जिसके मुताबिक क्या है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर होता है वो उनके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा हमें जो है चेंज इन टेम्परेचर भी इस इक्वेशन से मिलता है, जिनके अंदर हम इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन की बात करते हैं कि जितना ज्यादा हीट जो है फ्लो करती है किसी भी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो उसकी वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो जो है कोल्ड हॉट पार्ट से जो है जो हॉट पार्ट होता है किसी भी बॉडी का वो उससे जो है क्या करते हैं कोल्ड पार्ट की तरफ मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरी जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। और जब उनका टेम्परेचर इक्वल होता है तो असल में उसमें होता क्या है कि उनकी जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल हो जाता है। गैसेस और लिक्विड्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक जो एनर्जीज होती है मॉलिक्यूल्स की उनको मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। ये तो हमने गैस की बात की थी। अब गैसेस के बाद हम जो है लिक्विड और सॉलिड की अगर हम बात करें, इन गैसेस एंड लिक्विड in gases and liquids, ये जो इक्वेशन है ये हमें किसके अंदर हेल्प करती है कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी। टेम्परेचर जो है टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज है मॉलिक्यूल्स की, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। और अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, हमें पता है कि वो अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, तो ये उनके जो है वो वाइब्रेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन सॉलिड्स टेम्परेचर is a measure of vibrational kinetic energy of the molecules in the solid। क्योंकि वो जो है फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इस वजह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का इसको नाम देते हैं। इसके बाद ये जो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन जो है इसको मद्देनजर रखते हुए जो है हमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की जो है एक और डेफिनेशन मिलती है कि जो एब्सोल्यूट जीरो जो है या अनअटेनेबल टेम्परेचर होता है। समहाउ जो करंट अटेम्प्ट जो है हमने अभी तक जो है इस्तेमाल की गई हैं, जिनसे जो टेम्परेचर है वो 10 रेज़ की पावर -5 केल्विन से बिलो 10 रेज़ की पावर -5 केल्विन तक का जो टेम्परेचर है बिलो उसको फाइंड आउट किया गया है।
एब्सोल्यूट जीरो जो है वो अनअटेनेबल है, हम उसको किसी भी तरह से जो है वो अटेन नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर जो है हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन जो है टेम्परेचर की उसको स्टडी किया है। हमने जिसके अंदर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो है एक नई डेफिनेशन पढ़ी है। हमने फिर जो है जो एवरेज काइनेटिक ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, उनका जो हमने टेम्परेचर के साथ जो है क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज है इसको स्टडी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक है समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।